हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं 28 फरवरी को सुबह की शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसमें देख सकते हैं। 41 सेशंस अपलोडेड हैं, तो आप वन बाय वन करके या जैसे भी आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। अपनी तैयारी का एनालिसिस करने के लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक फ्री डेमो टेस्ट है, पहले आप उसको देकर देखिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो आपको टाइम वगैरह भी बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप अपने सिस्टम पर या मोबाइल पर जब टेस्ट देते हो तो एक प्रॉपर सिटिंग हो जाती है, टाइम बिल्कुल कैलकुलेट होता रहेगा उस हिसाब से। तो ये सब मैनेजमेंट के लिए 20 FLT गिवन है। 1 मार्च से जो है इसकी रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, तो जो लोग भी अवेल करना चाहते हैं आप 28 फेब तक इसको अवेल कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट मिल जाएगा ANUBHA50 कूपन कोड यूज़ करके। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। आप लोग लाइव चैट में एक तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा और ना रिवाइज करते रहेंगे। भले ही वो चीज़ें आपको आती हों, लेकिन हम थोड़ा ना इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ चीज़ें रिवाइज भी करते रहेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5-6 डेज है, तो जितना ज़्यादा हम रिवाइज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूल संक्रियात्मक। कोशिश की जाएगी बायलिंगुअल लेकर चलूँ, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट कीजिएगा। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया। इसका हमने ऐसे याद रखा था, सेंटी प्यूपिल कांट फोकस। सेंटी प्यूपिल कांट फोकस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर जो होता है वो आपका जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। प्री ऑपरेशनल जो है वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से एबव की स्टेज है। अब क्या पूछा गया था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पूछा गया है, तो 7 वर्ष जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, 7 to 11 ईयर्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जीन पियाजे की थ्योरी में 1-2 टर्म्स थे जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, उनको हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में बताएं, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आती है और ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है, ठीक है। फिर आप लोग बताएंगे ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है और ये बच्चा किस स्टेज में आकर ईगोसेंट्रिक हो जाता है। फिर उसके बाद कंजर्वेशन से क्वेश्चन आया है, कंजर्वेशन का गुण किस स्टेज में आता है और कंजर्वेशन होता क्या है। आप लोग सभी लोग लाइव चैट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग बार बार इस टर्म्स का यूज़ कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर में भी ये बहुत बार पूछे गए हैं। 41 सेशंस अपलोडेड हैं, नहीं देखें तो देख लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, टेलीग्राम पे भी मैंने दे रखी है। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग कब आ जाती है बच्चे में। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज वास्ट इन स्कोप। निम्नलिखित में से कार्य क्षेत्र में व्यापक क्या है। टीचिंग स्ट्रेटेजी, टीचिंग टैक्टिक, टीचिंग टेक्निक या फिर मेथड। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी है, रणनीति जो है वो वास्ट होती है। हमेशा रणनीति, जैसे आपने देखा होगा हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं 10 दिन, 7 दिन, 1 महीना, तो स्ट्रेटेजी बहुत वास्ट होती है, व्यापक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। IEP इज द मेजर, मतलब यहाँ पर अब आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम IEP का फुल फॉर्म होता है। तो आई जो है वो यहाँ पर किसके लिए स्टैंड करेगा, इंडिविजुअलाइज्ड, ठीक है। ये फुल फॉर्म से पता होना चाहिए। जैसे OCD का फुल फॉर्म 2 बार पूछा गया है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब OCD क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस जो सेशन लिए थे उसमें एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आज आप लाइव चैट में इसका अच्छे से आंसर कर पाएंगे। OCD क्या होता है, चलिए बताइए। फिर है नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिनोट द रूल्स इन्वॉल्व इन पुटिंग अ सेंटेंस टुगेदर। सेंटेंस को एक साथ रखने के जो नियम है वो क्या है। सबसे पहले टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है। टेलीग्राफिक स्पीच में आप याद रख सकते हो कि 2 से 3 वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है बच्चा 18 से 24 महीने में। मॉर्फीन जो होता है वो क्या है, मीनिंगफुल देखा जाता है।
सिंटैक्स में क्या होता है, सिंटैक्स में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, ये आपका सिंटैक्स चलता है, मतलब स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। जो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब जो वो चीज़ कर रही क्रिया हो रही है, दैट इज कर्म या ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद सिमेंटिक्स एक और याद रख लीजिए कि सिमेंटिक्स में क्या होता है कि स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो मीनिंगफुली भी करेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माई बाइसिकल इज इल। अब ये तो गलत है ना कि बाइसिकल कैसे होगी, पंचर्ड होगी, तो माई बाइसिकल इज पंचर्ड, मतलब ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मतलब दोनों तरीके से बिल्कुल सही है, तो सिमेंटिक्स बोलते हैं इसको। ये सिंटैक्स होता है, वो सिमेंटिक्स होता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फोनीम जो होती है वो आप लोग बताएंगे, फोनीम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। एक्सरे रेडिएशन एट्रीब्यूटेड एज द मेन कॉज ऑफ डैश डिसऑर्डर, तो आप लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर। माइक्रोसेफेली होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिटेनिज्म जो होता है वो क्या है, हाइपोथायराइडिज्म होता है। मिक्सीडीमा वगैरह अगर आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा हो, जैसे बोनापन या भीमकाय रोग, ये जो होते हैं ना हाइपो या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होते हैं। मंगोलिज्म ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम, मतलब 21 क्रोमोजोम पर ट्राइसोमी हो जाती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है, उसको बोलते हैं। आई होप यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। मोटिवेशन क्या है, एक नेचुरल, फिजिकल, ब्रोकन या फिर साइकोलॉजिकल स्टेट है। तो मोटिवेशन कैसी स्टेज है बताएं आप लोग, साइकोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है। मोटिवेशन को किस और दूसरे वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है, ये आप लोग लाइव चैट में बताएं। कॉज फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता का कारण क्या होता है। प्री मैच्योर बर्थ, मलेरिया, क्लासरूम एनवायरनमेंट या फिर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। मोटिवेशन को नीड से रिप्लेस किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अधिगम क्षमता का कारण क्या होता है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का कैरेक्टर नहीं है। बेस्ट कौन से होते हैं और सबसे कम लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, आप लोग मुझे लाइव चैट में बताएं। पेरेंटिंग स्टाइल से जिन्होंने भी अगर सेशन नहीं देखा है तो शॉर्ट्स में 1 मिनट में चारों तरह की पेरेंटिंग स्टाइल को एक्सप्लेन किया गया है। नहीं देखा है तो देख लीजिए, आप लोग को चारों तरह की पेरेंटिंग स्टाइल पता चल जाएगी। ऑथोरिटेरियन में क्या होता है, जो केयर नहीं करते हैं, ठीक है, केवल दंड पर ही विश्वास रखते हैं। तो हाईली पनिटिव मतलब अत्यधिक दंडात्मक, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब हमसे क्या नॉट पूछा गया है। रिजिड होते हैं, बिल्कुल ठीक है। आज्ञाकारिता की मांग करते हैं कि बच्चा उनकी बात को माने, ठीक है। सजा के लिए स्पष्टीकरण, प्रावधान, प्रोविजन ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर पनिशमेंट, स्पष्टीकरण का प्रावधान सजा के लिए, मतलब वो चीज़ें उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए दंड के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें तो दंड देना है तो वो देंगे, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट, मतलब ऊपर के तीनों तो गलत हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो अब आज ना थोड़ा सा मेमोरी में इसी पर अच्छे से समझ लो, क्योंकि अलग से सेशन लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कि आप लोग सोचें कि अलग से कोई सेशन आ जाए, मैं बहुत ट्राई किया बट अलग से सेशन नहीं आ पाया मेमोरी पर। लेकिन हाँ, ये जो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी ना, दैट्स फॉर श्योर कि मेमोरी से जितने क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने एनालिसिस करे हैं, वो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए फिर अब हम ना मेमोरी को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा समझने की आप लोग भी कोशिश करना। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, उसको मैं एल से डिनोट कर देती हूँ। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। अब देखो इसको आप हिंदी में मत कहिए कि आप हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि समझ आ जाए, बस टर्म्स ध्यान से रखिए, क्योंकि टर्म्स तो मैं वैसे भी बोलती हूँ कि टर्म्स तो आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। एक्सप्लिसिट को क्या बोला जाता है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब जो एक्सप्लिसिट है
वो किस में डिवाइड हो, वो इसको क्या बोलते हैं, तो डेक्लरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्लरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस चाहिए होती है। एक्सप्लिसिट में कॉन्शियसनेस चाहिए होती है, विदाउट कॉन्शियसनेस इसको गेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट जो होती है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है एपिसोडिक या एपिसोडिक, दूसरी होती है आपकी सिमेंटिक। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, तो बस इन्हीं को थोड़ा समझ लो। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, तीन में है, इतना कोई भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। मैंने जितना एनालिसिस करा है, जहां से क्वेश्चन बने उनको थोड़ा सा देख लो। एक्सप्लिसिट मेमोरी को क्या बोला जाता है, ये याद रखो। तो एक्सप्लिसिट को क्या बोला जाता है, डेक्लरेटिव मेमोरी, ये याद रख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एक्सप्लिसिट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एपिसोडिक मेमोरी, ये देखो यहाँ पर एपिसोडिक मेमोरी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको पिछले ही जब सेशन लिया था मैंने आपको बताया था एपिसोड्स, जो एपिसोड जैसे सीरियल के एपिसोड्स होते हैं ना, एपिसोड्स मतलब जो पूरा इवेंट है, जो स्पेसिफिक इवेंट्स घटित हो चुके हैं, जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं लाइफ में, वो आती है एपिसोडिक मेमोरी में। ठीक, सिमेंटिक मेमोरी में क्या होता है, सिमेंटिक मेमोरी मतलब जहां पर फैक्चुअल चीज़ों की नॉलेज होती है, जैसे 2 × 2 = 4 होता है, दैट्स कॉल्ड सिमेंटिक मेमोरी। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। एपिसोडिक मेमोरी मतलब जहां पर पूरा एक इवेंट होता है, जैसे किसी का 18वां जन्मदिन या किसी का 25वां जन्मदिन या 25th एनिवर्सरी, मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेमोरेबल याद भी हैं, उन चीज़ों को एपिसोड्स, मतलब वैसे तो इवेंट सारी मेमोरीज हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक मेमोरीज होती हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। एपिसोड्स समझ गए, एपिसोडिक, एपिसोड से पूरी इवेंट्स, पूरी मेमोरीज। सिमेंटिक्स मतलब जो पूरा एक सर्टेन या जो पूरी फैक्चुअल नॉलेज होती है, जैसे 2 + 2 4 या 2 × 2 4, 3 + 3 6, इस तरीके से जो पूरे एक फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपकी सिमेंटिक मेमोरी में आ जाएंगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा हो आपको। उसके बाद दूसरा पार्ट था आपका इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट में आपका क्या आता है, इम्प्लीसिट में आपका प्रोसीजरल मेमोरी आता है। अब ये नहीं पूछेगा कि प्रोसीजरल मेमोरी किसका पार्ट है, देखो अभी तक मैंने तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। प्रोसीजरल मेमोरी को थोड़ा सा समझ लो। प्रोसीजर मतलब एक प्रोसेस, जैसे प्रोसीजर में हम बोलते हैं ना, ये कैसे हुआ, कैसे सीखा, ड्राइविंग कैसे सीखी, राइडिंग कैसे सीखी, ड्राइंग कैसे सीखी। तो जहाँ पर भी आपको हाउ, ये ध्यान रखना बिल्कुल, मतलब बहुत फैक्ट बेस्ड है कि जहाँ पर आपको हाउ टू डू दिस, हाउ टू गेन दिस, ये सब चीज़ें दिख जाए, दैट्स वन प्रोसीजरल मेमोरी। ठीक है, प्रोसीजरल मेमोरी मतलब हाउ टू राइड, हाउ टू स्विम, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू राइट, हाउ टू ड्रॉ, ये सब मतलब आप एक प्रोसीजर में हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ पा रहा होगा आप लोगों को। अब उसमें जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे हाउ टू ड्रॉ, अब यहाँ पर ना आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो चीज़ आपने एक प्रोसीजर में आ चुकी है। तो जो आपका एक्सप्लिसिट मेमोरी होता है ना, वहाँ तो आपका कॉन्शियसनेस लगेगा, जैसे 2 + 2 बताना है तो वहाँ कॉन्शियसनेस लग रहा है, या आपका 18वां जन्मदिन, 25वां जन्मदिन, या जो भी आपकी मेमोरी है, जो आपके साथ कुछ घटना घटित हुई है, वो सब क्या है, कॉन्शियसली अवेलेबल है माइंड में। ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना कि कॉन्शियसली कौन सी होती है, तो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको डेक्लेरेटिव मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि चीज़ें डिक्लेयर हो रही हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी एक जो इम्प्लिसिट है उसका कंडीशनिंग और प्राइमिंग से भी है, लेकिन देखो मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कोई चीज़ बनती नहीं कि वो आप लोगों को फालतू में एक्सप्लेन किया जाए। जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से देखो, एपिसोडिक मेमोरी पर क्वेश्चन आया है, सिमेंटिक पर आया है, प्रोसीजर पर आया है, और इकोइक मतलब होता है, इकोइक अभी हम पढ़ेंगे, इकोइक साउंड वाली होती है। ठीक है, फिर आपका सेंसरी मेमोरी जो होती है ना, सेंसरी मेमोरी, ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम होती है, मतलब बस आपने किसी का कुछ सुना, वो सेंसेस के थ्रू ग्रहण किया, दैट इज शॉर्टेस्ट, सेंसरी शॉर्टेस्ट होती है। फिर आती है आपकी कौन सी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है कि
लेस देन 1 मिनट या 30 सेकेंड्स तक रहती है, लेकिन आप उसको एफर्ट करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज कर सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रन करती है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब हमसे क्या पूछा गया लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो देखो प्रोसीजरल मेमोरी ये इम्प्लिसिट का पार्ट है, लेकिन है तो लॉन्ग टर्म ना। एपिसोडिक और सिमेंटिक आपका एक्सप्लिसिट का पार्ट है, ये इम्प्लिसिट का है, ये एक्सप्लिसिट का है। ये तीनों लॉन्ग टर्म मेमोरी में इक्वल, मतलब जो साउंड की होती है ना, जैसे जो चीज़ आपने सुनी सेंसेस के थ्रू ग्रहण करी, ये आपका लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को आज मेमोरी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे। देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यही पूछे गए हैं, और भी सेशंस आप लोग देख लेना। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी मतलब जहाँ से भी, क्योंकि टेलीग्राम पे भी हमारा डिस्कशन ग्रुप अभी ऑन है, और आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक वो डिस्कशन ग्रुप ऑन ही रहेगा, तो वहाँ पर आप अपना डाउट या क्वेरी जो भी आप पूछ सकते हो। लेकिन आज मैंने यहाँ पर मेमोरी से रिलेटेड जो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए वो हो चुकी हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सेंसरी मोटर स्टेज की सब स्टेज बतानी है। तो सीधी सी बात, अगर किसी को नहीं भी पता है ना, तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि सीरिएशन किस स्टेज में आता है। सीरिएशन आपका किस में आता है, आप लोग बताएं। सीरिएशन किस स्टेज में आता है? सीरिएशन मतलब एक क्रमबद्धता, एक सीरियल में लगाना। ये कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये आपका किस में आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है। अब जब ये नहीं आता है और हमसे क्या पूछा गया था, नॉट पूछा गया था, हमारा आंसर यही हो गया, बस सीधी सी बात। अब याद रखना है तो रख लीजिए, प्राइमरी सर्कुलर, सेकेंडरी सर्कुलर, रिफ्लेक्स एक्टिव या रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, तो ये याद रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज सब स्टेज से ऐसा कोई बहुत बार क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आइडेंटिफाई द क्वालिटी, आई होप आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक मिनट। हाँ, आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव चेंज इन चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। अब क्वालिटी बतानी है, मतलब आपको गुणात्मक बताना है। वजन में कैसा होता है? क्वांटिटी होती है 40 किलो, 45 किलो, इतना। फिर आपके बाल भी बढ़ रहे हैं, दांतों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन विजन तो क्वालिटी होती है ना। विजन कैसी होती है? क्वालिटेटिव, क्वालिटी देखी जाती है, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं होती है, तो विजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। एन एप्टीट्यूड टेस्ट measure a child's knowledge gained over the years, skill needed to solve problem, skills of critical thinking, innate ability to certain tasks. एप्टीट्यूड क्या मेजर करता है? इन्नेट एबिलिटी टू डू सर्टेन टास्क, कुछ कार्यों को करने की क्षमता होती है एप्टीट्यूड टेस्ट। चलिए, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। एन इफेक्टिव वे टू कॉम्बेट स्ट्रेस इन लर्नर्स टू, शिक्षार्थियों में तनाव से निपटने का दिनचर्या स्थापित, बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक रूटीन बना लेते हो तो आप में टेंशन नहीं होती है। फिर है सभी बड़े परीक्षणों को वर्ष के अंत के लिए स्थगित कर दोगे तो बहुत टेंशन बढ़ जाएगी। स्ट्रिक्ट रूल्स बना दोगे तो भी टेंशन होगी। जब चाहे काम करने की आज़ादी दो तो काम करने की आज़ादी से ऐसा तनाव कम तो होगा, लेकिन फिर क्या है, जब वर्कलोड बढ़ेगा ना या टाइम पीरियड कम रहेगा तो फिर से तनाव हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर दिनचर्या या प्रॉपर एक रूटीन मेंटेन करोगे, इस्टेब्लिश कर लोगे तो तनाव बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच एक्सपेरिमेंट हैड शोन फोबिया कैन बी क्रिएटेड। क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोबिया जो पैदा किया गया था, अब किसमें किया गया था, किसने किया था, ये आप मुझे लाइव चैट में बताएं। चलिए बताएं आप लोग। बिल्कुल लिटिल एल्बर्ट पर किया गया था फोबिया, है ना, सफेद चीजों से उसे फोबिया हो गया था। किसने किया था? बिल्कुल। चलिए, फिर है द चाइल्ड इज एबल टू लिफ्ट हिज हेड फर्स्ट, सिर पहले होता है, फिर
इज एबल टू क्रॉल, मतलब सबसे पहले घसीट के चलने के पहले बच्चा अपना सिर उठाने की कोशिश करेगा, तो वो क्या है, सिर से पैर की तरफ जाने वाली जो दिशा होती है वो सेफेलोकॉर्डल होती है। सेंटर टू पेरिफेरी आपकी प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाती है। पर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द चिल्ड्रन विल लर्न थ्रू एज पर वाइगोत्स्की थ्योरी। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी कौन सी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, तो सोसाइटी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लर्निंग disability resulting from the phenylketonuria can be minimized through social interaction, classroom environment। हालांकि social एनवायरमेंट में ही अंतर्गत आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इसका सही आंसर माना है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, व्हेन टेस्ट आर गिवन एट द एंड ऑफ सेमेस्टर। एंड में जो चीज़ दी जाती है वो आता है आपका समेटिव असेसमेंट, ये ग्रेडिंग के लिए होता है। फिर है डायग्नोस्टिक, जहाँ पर आप रीज़न जानना चाहते हो, फिर उसके बाद रीज़न जानने के बाद आप रेमेडी देते हो। इंटरिम असेसमेंट क्या होता है, समेटिव और फॉर्मेटिव के बीच का होता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, व्हेन डेवलपमेंट स्टडी कॉमन चेंजेस इन दैट इज टिपिकल टू ऑल ह्यूमन इज नॉन एज नॉर्मेटिव, इडियोग्राफिक, इनफॉर्मल या फिर फॉर्मेटिव। तो ये आपका नॉर्मेटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जब विकासवादी सामान्य परिवर्तनों का अध्ययन सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो एलिमिनेट करती है क्या, इनइक्वालिटी, चैलेंज, प्रॉब्लम, डिफरेंसेस। तो बिल्कुल डिफरेंसेस को भी करती है और इनइक्वालिटी को भी। अब इन्होंने इनइक्वालिटी को आंसर माना है, हालांकि डिफरेंस को भी वो एलिमिनेट करती है कि डिफरेंस नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है, लेकिन इनइक्वालिटी ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना गया है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू ऑर्चेल एट एल विच स्ट्रेटेजी फॉस्टर साइंटिफिक थिंकिंग एंड एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर यहाँ पर कॉग्निटिव से रिलेटेड होता तो हम उसी को टिक करते। राइटिंग स्ट्रेटेजी एज सच बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, टास्क कार्ड नहीं है, विजुअलाइजेशन नहीं है। ओरल और डिस्कशन, जब आप डिस्कशन करते हो तो आप संप्रेषण करते हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या जो आपका तर्क वितर्क वाला जो सीन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मौखिक और चर्चा की रणनीति बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क क्वेश्चन में आप लोग आंसर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचार को समाहित करता है, जो सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाने में सक्षम है। निर्माणवाद, जॉन डुई, वाइगोत्स्की, पियाजे या फिर जेरोम ब्रूनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं और इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और होमवर्क क्वेश्चन इसीलिए होता है कि आप लोग थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मैथ्स में भी मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, लेकिन केवल कुछ ही बच्चों ने उसका आंसर करा, तो थोड़ा सा आप लोग भले ही गलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए। नियमित विद्यालय में आमतौर पर विकासशील बच्चे के साथ साथ विशेष बच्चों को शिक्षित करना, भाई मतलब सेग्रीगेट नहीं करना, अलग थलग नहीं करना और सबको एक जैसी शिक्षा देना, ये किसका है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनस्वीटेबल। अनस्वीटेबल दिया गया है काइनेस्थेटिक, मतलब जहाँ पर आपकी मोटर स्किल्स वगैरह यूज होती हैं, एथलेटिक्स जो होते हैं उनमें, तो लर्न थ्रू एक्टिविटीज ठीक है, डांस ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्विंग यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड फॉर टीचिंग ठीक है, लेकिन मैपिंग मेथड फॉर टीचिंग ये आपका काइनेस्थेटिक के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से। ये आपका चॉइस नेवर आ जाएगा, क्वालिटी स्कूलिंग आ जाएगी, न्यूट्रिशन आ जाएगा, लेकिन जेंडर नहीं आएगा। जेंडर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है क्योंकि अभी ही इसी सेशन में मैंने आपको पूरा मेमोरी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी में क्या ज़रूरी नहीं है ये आप लोग मुझे विद एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने मेमोरी पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, पता चल जाएगा जब आप अपना एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ जो भी मैंने समझा है वो आप लोग को समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म किसने दी, चलिए बताएं। कनेक्शनिज्म थ्योरी स्किनर, टॉलमैन, पेवलोव और थॉर्नडाइक।
तो बताएं किसने दी, थॉर्नडाइक ने दी है। कैट पर एक्सपेरिमेंट किया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। उसके बाद लॉज ऑफ लर्निंग है, 3 लॉज हैं मेन एक्सरसाइज प्रैक्टिस वाले, और यूज डिसयूज बोलते हैं जिसको एक्सरसाइज को, प्रैक्टिस वाले मतलब जहाँ पर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इफेक्ट आ जाएगा। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को यूज डिसयूज का, इफेक्ट मतलब अच्छा प्रभाव, और रेडीनेस मतलब आप जब तत्काल या कोई भी चीज़ के लिए आप रेडी होंगे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे, या किसी भी चीज़ के लिए आपको रेडी होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट है, चिल्ड्रन कैन रिकॉग्नाइज एज वेदर दे आर बॉय और गर्ल, वो जेंडर समझने लगता है तो एट द एज ऑफ 3 years। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, हु डिस्कवर्ड द क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग बताएं। क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई, आइवन पेवलोव के द्वारा। 1904 में इनको नोबेल प्राइज मिला, डॉग पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन, अब किस पर आप अटेंशन करेंगे, बिहेवियर, स्टिमुलस, बॉडी लैंग्वेज, रिएक्शन, तो आप स्टिमुलस पर करेंगे तभी तो अच्छा आप रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जो लोग एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।